हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सभी को। आज की सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर की, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर। ये जो मैटर होता है उसे हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसके साथ रिलेटेड जो सारी चीजें होती है उसके कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स एक नया टॉपिक आप पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वैलेंसी, और फाइनली हम लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं यूजिंग सम स्पेसिफिक आयंस। ओके, सो जैसे लेसन का नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में मैटर क्या होता है। गुड इवनिंग वेद, गुड इवनिंग जयेश। सी नाउ, सो मैटर इज एनीथिंग विच वी कैन फील। मैटर हर वो चीज होती है जिसे हम लोग फील कर सकते हैं। ओके, मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। आप सॉलिड से लिक्विड जा सकते हो, लिक्विड से गैस, आप गैस से वापस भी आ सकते हो। ओके, मतलब सॉलिड से गैस तक, गैस से सॉलिड, ये रास्ता आप इजीली कवर करते हो। सो मैटर इज एनीथिंग which we can feel, and it exists in 3 states: solid, liquid and the gas। ये 3 स्टेट्स में हमको ये देखने को मिलता है। अब मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम लोग कहते हैं एटम। ठीक है, शुरुआत में एटम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, मतलब लेसन में एटम की जो भी सारी टर्म्स है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सो नाउ एटम इज व्हाट? एटम इज smallest individual unit of matter। मैटर का सबसे छोटा यूनिट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इसके लिए बिकॉज एटम बहुत सारी चीजें बताता। सो एटम किसी भी मैटर का, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसका सबसे छोटा यूनिट होता है। मतलब सबसे छोटा पार्टिकल जो हम लोग कंसीडर करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब एटम जो होता है ना, ये काफी टाइनी होता है, बहुत ही छोटा होता है। ओके, काफी सारे एटम्स ऐसे भी जिसे हम लोग नेकेड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते, मतलब उसकी साइज काफी छोटी होती है। सो अब छोटी साइज है तो यूनिट भी हमें छोटे यूज करने पड़ेंगे। सो जनरली हम लोग जो यहां पे यूनिट यूज करते हैं, यूनिट काफी छोटे यूज करते हैं। सो जैसे इसमें हम लोग बात करते हैं नैनोमीटर की, वी टॉक अबाउट नैनोमीटर। ओके, सो 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁹ मीटर। आप देख सकते हो 10⁻⁻⁹ का पावर, मतलब ये बहुत ही छोटा होता है, एकदम टाइनी सा होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने अभी मेंशन किया है कि एटम इज वेरी टाइनी, और इसका यूनिट जनरली बहुत छोटा है, दैट छोटा यूनिट इज नैनोमीटर। ओके, देखो सीक्वेंस कैसे जाता है, पहले आता है मिली और माइक्रो। इसके बारे में हमने कल के सेशन में देखा था। मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, और उससे जब छोटा हम लोग आते हैं तो हम लोग आते हैं नैनो पे, और नैनो में हम लोग बात करते हैं 10⁻⁹ की। ओके, अब रेफरेंस के लिए अगर आपको याद रखना है, तो जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम, इसकी जो साइज है वो 10⁻⁻10 मीटर। कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। ये काफी छोटा है वहां। ओके, सो एटम की साइज काफी छोटी होती है, इसलिए इसका जब भी स्टडी किया जाता है एकदम एक्सट्रीम लेवल का स्टडी वहां पे होता है। अब एटम्स जो होते हैं, ठीक है, एवरी एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम्स। हर एलिमेंट का एटम अलग अलग होता है। गोल्ड का एटम अलग होगा, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टीज अलग होगी। सोडियम के एटम की सारी प्रॉपर्टीज अलग होगी। ओके, सो कोई भी एलिमेंट जब आप कंसीडर करोगे तो उसका जो एटम है वो हमेशा अलग रहता है। काफी सारे बच्चे बहुत बार पूछते हैं, सर ये एटम सेम रहते क्या? हाँ, एक एलिमेंट के एटम सारे सेम रहेंगे, मतलब सोडियम के एटम सारे एक जैसे, गोल्ड के एटम सारे एक जैसे, कैल्शियम के एटम सारे एक जैसे, बट जैसे ही एलिमेंट बदलेगा तो एटम वहां पे बदल जाएगा। तो अब जब हम एटम को कंसीडर करते हैं, सो एटम से रिलेटेड 2 बेसिक टर्म्स, काफी बेसिक टर्म है जो आप कभी नहीं भूलोगे, बिकॉज ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी काम आएगी, आगे के आपके एजुकेशन के लिए भी काम आने वाली है।
सो जिसमें पहला होता है एटॉमिक नंबर, पहला होता है एटॉमिक नंबर। अब इसको समझ लो, व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर? सो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। E minus is for electron, P plus is for proton. So the number of electrons or protons present in an atom. एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ये मुझे बताता है उसका एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मतलब उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, सो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी में स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस एटम का एटॉमिक नंबर मतलब होता है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट। इसके बाद जो दूसरी बेसिक डेफिनेशन आती है वो आती है एटॉमिक मास, या इसे काफी सारे बुक में एटॉमिक मास नंबर भी बोलते हैं। यू कैन कॉल इट एज एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर। अब ये क्या होता है? So it is sum of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. किसी भी एटम के सेंटर में, अब न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है? सेंटर में। सो उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की टोटल कितनी है, ये मुझे बताएगा एटॉमिक मास नंबर। ओके, सो एटॉमिक मास नंबर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं A, और एटॉमिक नंबर के लिए हम सिंबल यूज करते हैं Z। सो अगर मुझे किसी ने पूछा व्हाट इज एटॉमिक मास नंबर, सो इट इज P प्लस N। व्हाट इज P? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट इज N? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो जहां तक है, जैसा हमने बात किया कि एटॉमिक नंबर हर एक एटम का अलग होता है, उसी तरह से एटॉमिक मास नंबर भी अलग होता है। उसे कैलकुलेट करने के लिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ये दोनों को कंसीडर करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन के एटम का मास है 16, कार्बन के इसका मास है 12। ओके, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज सेम। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा सेम होते हैं, बिकॉज एक एटम हमेशा न्यूट्रल होता है, उस पे कोई चार्ज होता नहीं है। आएगा ये लेसन के अगले सेक्शन में जब हम लोग वैलेंसी को डिस्कस करेंगे। ओके, सो एटॉमिक मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहां पे एक सवाल एग्जाम में हमेशा पूछते हैं, वो सवाल ऐसा है कि द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। इसका रीजन बताओ कि किसी भी एटम का पूरा पूरा मास ये उसके न्यूक्लियस में ही क्यों कॉन्सेंट्रेटेड होता है? तो उसका आंसर है ये, किसी भी एटम का मास मतलब एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक मास इज गिवन बाय द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड हेंस वी से किसी भी एटम का मास ये उसके न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बिकॉज वो प्रेजेंट कहां है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। सो जब भी बात होगी एटम की, ये दो चीजें भूलना नहीं कभी, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, एटॉमिक मास नंबर, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब बुक के हिसाब से, ठीक है, बुक में रिलेटिव एटॉमिक मास भी एक्सप्लेन किया है, सो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखो, शुरुआत जब हुई केमिस्ट्री की, या जब ये मास कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, तो तब क्या पॉइंट था कि कार्बन ही हर जगह दिख रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुई? प्लांट्स में क्या है उसको पढ़ लो पहले, एनिमल बॉडी में क्या है उसको पढ़ लो पहले। सो घूम फिर के कार्बन ही दिख रहा था, इसलिए वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन कैलकुलेशंस होती थी। इसलिए आपके बुक में अगर डेफिनेशन आप देखोगे, इट इज 1/12 ऐसा लिखा है। किसी का भी मास लेना, इट इज 1/12 ऑफ, सो 1/12 ऑफ कार्बन 12, मतलब 1/12 इंटू 12, सो 12 कट हो गया, फाइनली आ गया 1। फिर आगे जाके रेफरेंस हो गया हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन का मास होता है 1। सो अब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करना बहुत इजी है। अब जैसे कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, सो व्हाट यू कैन से, द मास ऑफ हाइड्रोजन, द मास ऑफ कार्बन एटम इज 12 टाइम्स द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैल्शियम के एटम का मास है 40,
So what you can say, the mass of calcium atom is 40 times the mass of hydrogen atom. तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक मास. टेबल बना के दूंगा मैं, जो जो काम के रहेंगे वो सारे हम लोग रिकॉल कर लेंगे और उसका यूज हमने कैसे करना है दैट इज ऑल्सो वी विल बी सीइंग. सो ये बात हो गई एटम की. अब शुरुआत करते हैं हम लोग लेसन के टॉपिक के साथ. तो जहां पे शुरुआत में हमें कुछ लॉस पढ़ने हैं. ओके, दो ही लॉ है बट काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. अब देखो क्या होता है, हमने जो पढ़ना है दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, केमिकली जब कोई रिएक्शन होगी तब कौन से लॉ फॉलो होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका रिकैप कर देता हूं. देखो, जब भी हम कोई प्रोसेस कंसीडर करते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है चेंज. तो चेंजेस दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका फिजिकल चेंज और दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज. हमने बात केमिकल की करनी, बट आप समझ लो दोनों में डिफरेंस क्या होता है. फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज. मतलब सिर्फ फिजिकली वो बदल रहा है, उसका केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं बदल रहा है. एग्जाम्पल देता हूं, आपके पास बर्फ था, सॉलिड फॉर्म में बना पानी से ही है, तो फॉर्मूला H2O ही आएगा. उसको आपने मेल्ट किया, पानी बन गया, फॉर्मूला H2O ही आएगा. और आपने उसको हीट किया, वो कन्वर्ट हो गया वेपर्स में, फॉर्मूला H2O ही आएगा. सो आप सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस गए, बट केमिकल फॉर्मूला बदला बिल्कुल भी नहीं. इधर भी H2O, इधर भी H2O, इधर भी H2O. सो वो जो चेंज हुआ वो था फिजिकल चेंज. ओनली फिजिकल यू कैन से अपीयरेंस चेंज हुआ, सॉलिड था फिर लिक्विड गया फिर गैस गया. बट केमिकल चेंज में यू कैन से, केमिकल चेंज की जब भी हम लोग बात करेंगे यू कैन से केमिकल कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज एक्सेट्रा चेंजेस, सब बदल जाता है. यहां मेन तो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल कॉम्बिनेशन बदलता है. अब केमिकल कॉम्बिनेशन को बदलने के लिए हम लोग बात करते हैं बॉन्ड. बॉन्ड टूटते हैं, कुछ बॉन्ड नए बनते हैं. तो वो जब होता है तब क्या लॉ फॉलो है ये मैंने आपको बताया. इसलिए शुरुआत में यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. फिजिकल में सिर्फ भैया फेस बदलेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. केमिकल फॉर्मूला विल रिमेन सेम. बट यहां पे केमिकल फॉर्मूला से लेके प्रॉपर्टी से लेके सब बदले. मतलब सिंपली केमिकल रिएक्शन होगा वहां. ओके, सो वो जब होता है, मतलब एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तब कौन से लॉ फॉलो होते हैं ये हम लोगों ने स्टडी करना है. तो सबसे पहला जो लॉ है, मैं तो आपको एग्जांपल भी बताऊंगा. एग्जाम में एग्जांपल भी लिखने होते हैं. हम लोग काफी बार एग्जांपल नहीं लिखते, मार्क्स कट हो जाते हैं. एंड देन वी आर लाइक सर मार्क्स काट दिए. सो यू हैव टू प्रूव दैट, यू हैव टू गिव एग्जांपल. कोई भी एक एग्जांपल आप याद रख लो उसके लिए. सो पहला जो लॉ हमने पढ़ना है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. इसको आप मास भी बोल सकते हो. द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब सिंपल से समझो क्या हो रहा है. कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन या कोई भी केमिकल रिएक्शन हम जब पढ़ते हैं उसको सिंपल फॉर्म में हम ऐसे बताते हैं. आपके पास कुछ सब्सटेंसेस है जिनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे, ये आपस में कंबाइन होंगे, कुछ रिएक्शन होगा और आपको मिल जाएंगे कुछ प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा. सो अब देखो यहां पे क्या हुआ, कुछ केमिकल्स आए साथ में, रिएक्शन हुआ और कुछ मिला, उनको प्रोडक्ट्स बोलते हैं. अब इस लॉ का कहना क्या है, सिंपल पहले समझ लो क्या चीज है. आप जितना लोगे उतना मिलेगा. क्या है इस लॉ का कहना, आप जितना लोगे उतना मिलेगा. मतलब जितना अमाउंट आपने रिएक्टेंट लिया उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा. मतलब किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ मैटर या मास ये बदलने वाला नहीं है. यहां पे 100 ग्राम लिए तो 100 ग्राम के प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पे 50 ग्राम लिए तो 50 ग्राम के प्रोडक्ट बनेंगे.
मतलब किसी भी केमिकल चेंज में, किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में मैटर ना ही राइज होता है ना ही डिक्लाइन होता है, बढ़ेगा भी नहीं कम भी नहीं होगा. सो व्हाट यू कैन से इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is equals to total mass of product. जितना मास रिएक्टेंट का उतना मास प्रोडक्ट का, ये हमारा पहला लॉ है. ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखना कैसे वो भी बताइए. सो देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन द वेट ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. सिंपल वर्ड्स में यू कैन से द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. अब एक एग्जांपल, हमें पता है कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, C+O2 इट गिव्स CO2. तो यहां पे रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट बन गया. तो मुझे ये प्रूफ करके बताना है कि इधर जितना मास है उधर ही इतना रहेगा. सो मैंने क्या करना है, मैंने इनके एटॉमिक मासेस याद रखने. आगे टेबल बनाने वाले हैं, बट अभी जितने की जरूरत पड़ेगी उतने आप एक एक करके आपके लिस्ट में ऐड करते जाओ. कार्बन का मास होता है 12 लगा दिया. ऑक्सीजन का होता है 16. अब यहां पे दो ऑक्सीजन है बिकॉज इट इज O2, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 2 हो जाएगा 32. दोनों की टोटल कर ली, वो हो गया 44. इसका यूनिट के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो खैर यू लिख लो. दिस इज डेल्टन और एटॉमिक मास यूनिट हम लगाते हैं, सब चीजें बताएंगे, अब सिर्फ समझो कि लॉ क्या बता. सो ये हो गया 44. आप ग्राम भी बोलना चाहो तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इस तरफ चेक करते हैं, कार्बन 1 है 12, ऑक्सीजन 2 है 32, यहां पे भी 44 ही रहेगा. ओके सर, ये तो आसान एग्जांपल था, थोड़ा डिफिकल्ट वाला बताओ. देखो अब यहां पे एक डिफिकल्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ वाटर में हम देखते हैं हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव यू H2. अब बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं, क्या गलतियां होती है प्लीज ध्यान से समझो उस चीज को. ये रिएक्शन जो है बैलेंस नहीं है. अब ये बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? सो जब भी दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं उसे हम बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं. ये आपको 10th स्टैंडर्ड में बैलेंसिंग पूरा आने वाला है. फिलहाल अभी समझ लो. देखो यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पे 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, बट यहां पे ऑक्सीजन एक ही है, वाटर में एक ही ऑक्सीजन होता है. सो मैंने इसके आगे 2 लिख देना उसको बैलेंस करने के लिए. आगे पीछे नहीं, आगे पीछे लिखोगे तो वो H2O2 हो जाएगा, वो कुछ और ही केमिकल बन जाएगा आपसे. सो मैंने इसके आगे 2 लिख दिया उसको बैलेंस करने को. सो ये 2 2 हो गया 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो. तो बच्चे डायरेक्टली ऐसा याद रखते हैं, 2 times H2 plus O2 इट गिव्स 2 times H2. ना हाइड्रोजन का मास है 1, तो यहाँ पे टोटल 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे 4 आ गए. ऑक्सीजन अभी देखा हमने 32 होता है, टोटल हो गया 36. अब बात करते इधर की, यहाँ पे 2 बाहर लिख लो, ब्रैकेट लगा दो बिकॉज मॉलिक्यूल का मास देखना है. 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन एक है 16, 2 plus 16 is 18, 18 2 it becomes 36. दोनों तरफ देखो सेम. सो आप एग्जाम में आसान एग्जांपल दो, डिफिकल्ट एग्जांपल दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जांपल सही होना चाहिए. आप ये एग्जांपल याद रख सकते. सो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिसका कहना यह है जितना रिएक्टेंट साइड मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड होगा. मतलब मास ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा, जितना है उतना ही रहेगा. देयर इज नो चेंज. ओके, अब इसके बाद वाला जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. इसके लिए और एक और नाम है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनेट, और यू कैन से डेफिनेट, दोनों ही चलता है. कांस्टेंट बोलो डेफिनेट बोलो, दोनों का मतलब फिक्स ही है. अब इस लॉ का एग्जांपल समझो. पहले मैंने आपको कहा हमने पानी का एनालिसिस करना है लैब में. आप अलग अलग जगह से पानी के सैंपल लेके आओ. सो कहां से सैंपल लाए? किसी ने सी से लाया, किसी ने रिवर, कोई वेल में से लेके आया, किसी ने टैप वाटर लाया, किसी के यहाँ बारिश हो रही थी रेन वाटर, कोई पहले जाके लैब में बना के आ गया. ओके, सो ये अलग अलग जगह से सैंपल जमा किए मैंने. कोई सी वाटर से लाया, कोई रिवर से लाया, किसी ने वेल में से निकाला,
किसी ने टैप वाटर, कोई मेहनत करेगा सर घर में नल से भर के लाओ, कोई आरओ का लेके आ जाओ, ठीक है, आरओ का भी ले लेते। तो ये अलग अलग जगह से वी कलेक्टेड द सैंपल फॉर वाटर, और हम लैब में गए, और लैब में हम लोगों ने जो भी टेस्ट है वो सब किए, और मुझे पता चला कि इन सभी सैंपल से द फॉर्मूला इज फिक्स, दैट इज H2। फॉर्मूले में तो कोई बदल आ ही नहीं रहा उसका। सो यहां से एक इंपॉर्टेंट लॉ हमें पता चलता है कि जब भी कोई दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, सो जो कंबाइन होते हैं ना वो हमेशा एक फिक्स प्रपोर्शन में कंबाइन होते हैं। इसलिए देखो ना, अलग अलग सोर्सेस से आपने सैंपल लाया, फिर भी रिजल्ट क्या आया, H2। तो एटम्स ऑलवेज कंबाइंस इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। फिर आप कोई भी सोर्स से उसको लेके आए, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब ये जो प्रपोर्शन होता है ना, इट इज ऑलवेज बाय वेट, इट इज ऑलवेज बाय वेट। तो पहले तो आपको समझ में आ गया कि ये सैंपल से जो भी पानी लाया उसका फॉर्मूला H2 ही है। अब थोड़ा एक स्टेप आगे, अब ये जो प्रपोर्शन की हम बात कर रहे थे, प्रपोर्शन शुड बी बाय वेट। अब उसको कैसे बताएं सर? तो देखो H2O मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे वाटर सॉरी हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, सो मैंने ऊपर 2 लिख दिया, और ऑक्सीजन एक ही, ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो मैंने 16 नीचे लिख दिया। 2 1 जा 2 8 जा, तो रेशियो हो गया 1:8। रेशियो हो गया 1:8। मतलब जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये कंबाइन होते हैं 1:8 रेशियो, और ये आप कहीं से भी सैंपल लेके और प्रूव कर सकते। दूसरा एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का एग्जांपल, इसे भी आप कहीं से भी लाओ, किसी गाड़ी से धुआं निकल रहा था वहां से लेके आए, कोई लकड़ा जला रहा था वहां से लेके आए, कोई पहले से जाके लैब में बना लिया। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला विल बी CO2 ओनली। लेट्स चेक आउट द रेशियो। कार्बन इज 12, मतलब 12 ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, दूसरे का 2 हो जाएंगे 32, 12/32, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 12, 4 8 32, द रेशियो इज 3:8। द रेशियो इज 3:8। सो ये बताता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एटम्स कंबाइन इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। कोई भी सोर्सेस से उसको लेके आओ, उसका जो रेशियो है, जैसे वाटर के लिए 1:8, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 3:8, ये हमेशा फिक्स है। इसके अलावा और भी लॉज होते हैं, बट वो आपको आएंगे डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड में। अभी ये दो बेसिक हमें पता होने चाहिए, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखे, ठीक है। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये 12 16 क्या है, ये थोड़ा सा एक बार बता दो। सो सी हमने जब रेगुलरली पढ़ा था तब भी हम लोगों ने उस टेबल को डिस्कस किया था। अभी मैं आपको कुछ कॉमन से जो एटॉमिक मासेस जिसकी जरूरत मुझे पड़ेगी आगे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो देन आगे हम लोग उसको इजीली यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो जो कॉमन से है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो हम लोग 1 लेके चलते हैं। फिर ऑक्सीजन मेरे काम का है 16, नाइट्रोजन इज 14, कैल्शियम इज 40, सोडियम इज 23, सल्फर इज 32, ठीक है। कार्बन रह गया, कार्बन का होता है 12, ओके। इसके साथ साथ एल्यूमिनियम 27 होता है। ये सारे कॉमन से है जो हम लोग रेगुलर, क्लोरीन यूज होता है बहुत सी बार, क्लोरीन इज 35.5, ओके। सो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर, और इसी के आसपास सारे ही केमिकल्स जो है उनका जो लिस्टिंग है वो सब वहां पे घूमता है, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, सल्फर, ये जो भी है ये आपके लिए बहुत इजी है आइडेंटिफाई करने के लिए, बिकॉज ये उनके हैं सिंबल्स। अब जब शुरुआत हुई, जैसा मैंने कहा पहले 12 को हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे थे, उसी तरह से सिंबल्स बताने के भी अलग अलग तरीके बहुत सारे हैं। किसी ने बोला ये सिस्टम यूज करो, किसी ने बोला ये सिस्टम यूज करो। उसमें एक मजेदार वाली सिस्टम में आपको बताता हूं, उस सिस्टम में हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल अलॉट था, दिस इज हाइड्रोजन,
मतलब सर्कल के अंदर डॉट अगर रहा तो ये हाइड्रोजन को मतलब रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से अगर सर्कल के अंदर सी लिखा है तो कॉपर को अलॉट किया गया। तो आज की तारीख में 118 एलिमेंट्स है। अब 118 एलिमेंट्स का नाम याद रखना है बहुत चैलेंजिंग है, वो भी ऐसे, तो सिस्टम हो गई फेल। बट ये कुछ कुछ है जो काफी फेमस हो। फिर उसके बाद आई ये वाली सिस्टम जिसमें हम लोग नाम के बेसिस पे सिंबल अलॉट करते हैं। ये सिस्टम देने का काम, ये सिंबल का काम करता है आईयूपीएसी। आईयूपीएसी सी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से एक बार सुनो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये सारी चीजें डिसाइड करता है। मतलब आप में से अगर किसी ने कल जाके कुछ नया रूल, नया लॉ, नया एलिमेंट कहीं से ढूंढ के निकाला तो आपको सबसे पहले इनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब आपका सैंपल इनको टेस्टिंग को देना पड़ेगा। अगर इनको लगता है तो वो आपको फिर सैंक्शन कर देंगे, फिर आपको भले ही जो नाम देना है वो आप वहां पे दे सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम हम यूज करते हैं, ये सिस्टम हमको दी है बेरजेलियस, दैट इज BERZELIUS। इस साइंटिस्ट ने इस सिस्टम को डेवलप किया है कि नाम के बेसिस पे हम लोगों ने सिंबल अलॉट करना चाहिए। इसकी मदद से इजी हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा वहां पे। तो सिस्टम के डिटेल में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ याद रखना है इस साइंटिस्ट ने हमें ये सिस्टम के बारे में बताया। चलो अब आपको अगली चीज बता दो जो इससे कनेक्टेड है, और इसीलिए ये नाम आपके सामने मैंने अभी तक लिखे हुए, इसको मिटाया नहीं है, एंड दैट इज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ओके। आसान है बहुत, बट काफी बार बच्चे गलतियां करते हैं, तो एक दो एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। सिंपल लैंग्वेज में किसी भी मॉलिक्यूल का मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास। तो उसको निकालेंगे कैसे? सो इट इज गिवन बाय सम ऑफ atomic masses of all the atoms present in a molecule। उस एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी के एटॉमिक मासेस की टोटल कर दो। तो जैसे आप टोटल कर दोगे आपको उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास काफी इजीली मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। अब इस पे जो बच्चे हमेशा मुझे पूछते हैं सर एटॉमिक मास लर्न करने पड़ते हैं क्या? हाँ, ये जो कॉमन से ही आप इजीली जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने रिकॉल हो जाएंगे। सर फॉर्मूला दिया जाता है क्या? फॉर्मूला डिफिकल्ट है तो देंगे। अब सल्फ्यूरिक एसिड तो कब से पता है आपको कि H2SO4 होता है, तो ऐसे जो कॉमन से फॉर्मूले हैं वो आपको याद भी रखने पड़ सकते हैं, और अगर आपके नसीब बहुत अच्छे हैं तो डायरेक्टली आ जाएगा कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। तो वो डिपेंड करता है पेपर सेटअप। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसे कैसे निकालना है। सी ध्यान दो, हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू, ध्यान दो एकदम सिंपल है, बस ये टेबल से वैल्यू उठा के मैं यहां रखूंगा। शुरुआत करेंगे हाइड्रोजन से। पहला आइटम, हाइड्रोजन कितनी बार आया? 2 बार। सो आई विल राइट 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ H, H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, ये एक आइटम हो गया। प्लस अगला है S, S स्टैंड्स फॉर सल्फर। सल्फर के आगे कोई नंबर है क्या? नहीं, मतलब सल्फर एक ही बार आया है। सो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ S। प्लस अगला है O, O फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आगे नंबर क्या है? 4। कितनी बार आया वो? 4 बार। सो 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ O। तो देखो इधर 2 इंटू व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? इट इज 1। 2 into 1 plus 1 into what is the atomic mass of sulfur? It is 32 plus 4 into what is the atomic mass of oxygen? 16. So 2 1s are 2, 32 1s are 32, 16 4s are 64 is equals to कितना आ रहा है वो 98 आता है, 98 U। अब ये यूनिट के बारे में आपको क्लियर करता हूं मैं सब चीजें।
देखो जनरली हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है एएमयू। एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ये बहुत बड़ा हो रहा था तो इसकी जगह आया यू, इसका मतलब है डेल्टन। नाम सुना होगा ना डेल्टन का, बहुत फेमस साइंटिस्ट। सो यू स्टैंड्स फॉर डेल्टन। सो जनरली अगर आपको पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताइए, जो भी वैल्यूज आती है उसके आगे आपने यू लगा देना है। स्कूल में अगर बोला गया है एएमयू लगाओ तो एएमयू लगाओ, बिकॉज स्कूल वाले वही चाहते हैं जो हम बताए वही आप लिखो। ओके अब अगर सपोज मैंने लिख दिया 98 ग्राम्स, इफ आई रोट 98 ग्राम्स, सो अगर यूनिट आपने ग्राम्स लगाया, ठीक है, अगर आपने यूनिट ग्राम्स लगाया तो क्या दिक्कत आती है? तो दिक्कत ऐसे नहीं आती है, बट ग्राम्स लगाने के बाद वो हो जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ग्राम आया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नहीं बोला है कुछ भी, सिंपल यू लगा दो, आप तो यू ही लगाओ, आपको तो इतना कुछ आएगा नहीं। बट क्या है, काफी बार बच्चे अलग अलग बुक यूज करते हैं और फिर वहां पे ग्राम में दिया होता है। सो इफ इट इज गिवन इन ग्राम, इट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिमिलरली ये जितने भी लिखे ना इनके सबके यूनिट यू है, सबके यू है। कहीं ग्राम देखोगे मतलब वो ग्राम एटॉमिक मास, मतलब ग्राम आगे फिर आपको इतना बेसिक चीज याद रखना है कि सिर्फ यू ही हमको लगाना है। एटॉमिक मास यूनिट हम लोग उसको लेके चलते हैं, छोटा सा फॉर्म है उसका यू। ओके, सो क्लियर है सभी को? ओके, सो एक और एग्जांपल आपके लिए करते हैं, अब थोड़ा सा शॉर्टकट में करेंगे सो दैट आप समझने की कोशिश करो कि आपको वो चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। टेबल आपके सामने ही लगा रहा हूं मैं। साइमल्टेनियसली आपसे भी रिक्वेस्ट होगा, आप भी सॉल्व करिए। यू कैन लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल लिया। कितने कार्बन है? 6। 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास है 1। 6 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 16। चलो कौन बताएगा सबसे पहले फास्ट आंसर? आपके पास 1 मिनट है। 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, दिस इज वॉट यू हैव टू डू। चलो काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है मेरे माइंड में। 1 मिनट के बाद आई विल राइट द आंसर। उसके पहले कौन बताता है फास्ट एकदम? सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन करके बताना है, ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं दिया है। टेबल से ही वैल्यू उठाइए बस। 6 कार्बन थे, 6 इंटू उसका मास, 12 हाइड्रोजन 12 इंटू उसका मास, 6 ऑक्सीजन 6 इंटू उसका मास। ओके चलो, एनीवन कोई बताएगा एकदम से फास्ट में? ओके, कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, गड़बड़ मत कर देना फास्ट फास्ट करने में, तो बहुत ज्यादा ही फास्ट हो जाता है हमसे। चलो मैं लिख देता हूं आंसर, फिर आप टैली कर लो उस चीज को। एग्जैक्टली जेन, यू गॉट द राइट आंसर। एक का आंसर आ चुका है, द आंसर इज 180। 180 यू। ओके बेटा, यस सारुंके, यू ऑल्सो गॉट द राइट आंसर। यस पवार, नहीं पवार गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, 180 चाहिए। इट इज 180। यस सोनो ने, आप भी सही हो। यस काबरा जी, आपका भी आंसर सही है, आपने सिर्फ वो कुछ लिख दिया, ठीक है, आंसर बराबर था। चलो ओके, सो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस कर लेना यूजिंग दिस एटॉमिक मासेस। यस बोथरा जी, यू आर राइट, 180। यस मौर्या, आप भी सही हो। सो देखो कितना इजी है, बट सिर्फ प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी दिए है प्लीज एक बार सॉल्व कर लेना, कॉन्फिडेंस आपका खुद ब खुद बढ़ जाएगा कि हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो, अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अगले टॉपिक के साथ, दैट इज मोल। ये मोल क्या होता है? अब जनरली हम लोग मार्केट में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, सो वी परचेज इट। 1 किलो दे दो भैया, पाव किलो दे दो, आधा किलो दे दो। लिक्विड अगर होगा तो भैया 1 लीटर 2 लीटर ऐसा कुछ बात करते हैं ना। सो केमिस्ट्री में मोल यूज होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है मोल। ओके, सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सो हमारे पास एक फॉर्मूला यहां पे बनता है, नंबर ऑफ मोल्स
n इज इक्वल टू, स्मॉल है उसका छोटा है, कैपिटल एन मत कर देना। सो ये आता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। टेंशन मत लो, एग्जांपल सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप बस समझो कि क्या बता रहे सर। मार्केट में चीजें हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मास ऑफ अ सब्सटेंस जो दिया है उसको डिवाइड करना उसके मॉलिक्यूलर मास। एग्जांपल से समझ लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सवाल एग्जाम में भी ऐसे ही कुछ आएगा आपको। सपोज एक सवाल ऐसा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स present in 72 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, 72 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब कितने मोल्स होते हैं ये मुझे बताना। ओके, देखो अभी ग्राम में दिया है। ओके, ये गिवन मास है जो मुझे दिया है। देखो कैसे निकालना है इसको, बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं। सो मास ऑफ सब्सटेंस मतलब मास ऑफ वाटर इज 72 ग्राम विच इज गिवन। ये हमेशा क्वेश्चन में दिया ही रहता है। मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब इसके लिए फॉर्मूला लगेगा H2O, दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 यूनिट मास होता है 2, ऑक्सीजन 16, तो ये हो गया 18, और वो अब मैं ग्राम में लूंगा। क्यों ग्राम में लिया? बिकॉज ऊपर भी ग्राम में दिया। तो यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूं मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम एंड दिस शुड बी इन ग्राम, दोनों ग्राम्स में चाहिए हो। ओके, सोनो ने, क्या बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। ओके, वेरी गुड, यू गॉट द राइट आंसर बेटा। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? n इज इक्वल टू मास, कितना दिया 72, मोलार मास कितना आया, मॉलिक्यूलर मास 18, सो 18 1 जा 18 4 जा n इज इक्वल टू 4। सोनो ने मेरे से पहले सॉल्व कर लिया था, वेरी गुड बेटा। क्या करना है, जो मास दिया होता है उसको डिवाइड करना है उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। इसलिए मैंने बताया मॉलिक्यूलर मास क्यों जरूरी है, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास के साथ कनेक्टेड है नंबर ऑफ मोल्स। देखो सारे टॉपिक एक के बाद एक कनेक्टेड है, ये आया तो ये आएगा, ये आया तो फिर अगला आएगा। ओके, फिर से एक बार समझो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो मास आपको दिया रहेगा उसको आपको डिवाइड करना है उसके मॉलिक्यूलर मास के साथ। मैंने सिंपल सा एग्जांपल वाटर का लिया, आपको कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी देंगे वो एग्जाम में, ऐसे जरूरी नहीं है बड़ा ही नंबर होगा। देखो अभी एक छोटा सा नंबर, एक छोटी वैल्यू सॉल्व करते हैं। सपोज मुझे ऐसा बोला कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मुझे मास दिया गया 11 ग्राम। सो इस 11 को मैंने डिवाइड करना है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है CO2, कार्बन है 12, दो ऑक्सीजन मतलब 32, ये हो गया 44, 11/44 मतलब वो 1/4 हो गया, आंसर आ गया 0.25। सो नंबर कुछ भी आ सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी। ओके, तो आपको क्या करना है वो ध्यान में रखना है, मास जो दिया है उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो। सो जैसे आप डिवाइड कर दोगे यू कैन इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। ओके, होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल। केमिस्ट्री वो लोग आपको देने ही वाले हैं पेपर में, बिना गिवन मास के सॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो जो आपको आपके नॉलेज के लिए याद रखनी है। हो जाएगा बोथरा जी, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इट विल गेट क्लियर, डोंट वरी। सो नोट क्या याद रखना है, सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जब आप लेते हो सो ये इक्वल होता है उसके मॉलिक्यूलर मास को। सो 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम्स, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 ग्राम्स। सो 1 मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये आपको काम में आएगा जब आप केमिकल्स बनाओगे आगे जाके, मतलब 11 12 साइंस अगर लिया और लैब में प्रॉपर सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तब मुझे ये चीज काम आती है। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स का काम क्या आता है।
है ना, बोला था आपको सब कनेक्टेड है, मॉलिक्यूलर मास आया तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे आ गया तो मुझे आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकालना। ये एन तो क्लियर हो गया। मोल की शॉर्ट डेफिनेशन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है वो, बस इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, n is equals to Na। n तो क्लियर हो गया, n is what number of moles। now what is this Na? ये Na क्या है? so इस Na को हम लोग बोलते हैं, this Na is एवोगेड्रोस नंबर। एवोगेड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है। सो उन्होंने एक नंबर दिया और वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा, 10⁻23। ओके, सो आप ध्यान दो सीक्वेंस कैसे चलती है। आपको गिवन मास दिया होता है, उस गिवन मास से आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे और जो भी आपका नंबर ऑफ मोल्स आता है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर से, तो आपको पता चल जाएगा कि उतने में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने एटम्स प्रेजेंट। जैसे वाटर का एग्जांपल हमने देखा, नंबर ऑफ मोल्स आपने कितने निकाल लिए बताया मुझे, 4 मोल्स। सो अगर मुझे पूछा होता कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो मैं क्या करता, 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। सो कैलकुलेशन करते वक्त 10⁻23 को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना, उसको दूर से ही रखना। मतलब क्या करूंगा मैं, देखो 4 इंटू 6.022 10⁻23, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0, 6 4 जा 24 इंटू 10⁻23। दिस इज माई आंसर। डोंट डिस्टर्ब दिस, इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ओके, सो देखो मॉलिक्यूलर मास अगर आया तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना आया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एवोगेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके। और एवोगेड्रोस नंबर ये फिक्स वैल्यू है, ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछी जा सकती है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इट इज 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगेड्रोस नंबर। ये आपको सिंपली वहां पे याद रखना। क्लियर है सभी को? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, बट उसके साथ बहुत सारे टर्म्स रिलेटेड है, शॉर्ट में बताएंगे और बहुत सिंपल भी है। काफी बार बहुत इजी हो जाता है उसको रिकॉल भी करना और उससे हम बहुत सारी चीजें समझते भी हैं। ओके, तो जो हमने शुरुआत में लॉ देखे दोनों, पहला कंजर्वेशन मैटर का, दूसरा डेफिनेट का, उसी से रिलेटेड है ये, एंड दैट इज वैलेंसी। दैट इज वैलेंसी। Now what is this valency is? Valency का मतलब होता है combining capacity of an atom। एटम की कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है उसे हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये उसकी वैलेंसी पे डिफाइन करता है या उसकी वैलेंसी होती है। अब यहां पे एक ट्रिक है, और ट्रिक कैसा है देखो, यहां हमारे पास पॉसिबिलिटीज ऐसी कुछ है और आखिरी में 8 होती। सो ये जो कुछ भी है ना, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा, सो ये सारे काम होते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से। ऑक्टेट रूल के हिसाब से। नाउ व्हाट इज दिस ऑक्टेट रूल? ऑक्टेट रूल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एटम आपस में कंबाइन होते हैं, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो उनकी कोशिश ये होती है कि हमारे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हमारे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो 8 इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए वो सब ये करते हैं। सो अगर किसी के आखिरी शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, सो जनरली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो फिर से समझना, जनरली 4 अगर है तो वो शेयर करना प्रेफर करेगा, 5, 6, 7 अगर है तो वो गेन करना प्रेफर करेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट करते हो, और 8 अगर है
तो वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बिकॉज ऑलरेडी 8 है ना, तो लेने देने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ओके अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, मैंने आपको जैसे ऑक्टेट बताया वैसे डुप्लेट भी होता है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये हाइड्रोजन जो है वो तो 8 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, तो वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। ओके फिर लिथियम हो गया, लिथियम भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं ला सकता। तो ऐसे एक्सेप्शंस बहुत है, बट आपको बेसिकली याद रखना है 1 2 3 अगर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मोस्टली, 4 अगर है तो शेयर होगा, ओके 5 6 7 अगर है तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मोस्टली, और अगर 8 है तो रिएक्शन नहीं होता। एक एग्जांपल सबसे आसान, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन जिसे हम NaCl लिखते हैं। देखो यहां पे होता क्या है, आपके पास है सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 281, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये आ गया 281। देखो आखिरी शेल में एक है, क्या बोला, एक रहा तो डोनेट करेगा। तो सोडियम जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब क्या होता है, तो वो भी समझो। देखो सोडियम था आपके पास, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कौन सा, ये वाला। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर जनरेट होता है। मतलब मैं जब इसको लिखूंगा आई विल राइट इट लाइक दिस Na+। सो कहीं पे अगर आप ऐसा देख रहे हो कैल्शियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, मतलब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, प्लस मतलब डोनेशन, माइनस मतलब गेन। सो एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ चार्ज है, मतलब एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 3। अब देखो ये जो चीजें है ना, ये प्रैक्टिस से आपको लर्न होगी। आप एक दिन बैठे हो बस मंत्र वंत्र कुछ कर ले, ऐसे लर्न नहीं होती ये चीज। बच्चे वही बोलेंगे सर ये याद कैसे रखें। सो अगेन आई विल से द सेम थिंग, जो कॉमन है ना उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करो। +1 वाले थोड़े याद रख लो, +2 वाले थोड़े याद रख लो, -1 वाले थोड़े याद रख लो, आपके बुक में टेबल दिए ही है वहां पर, सो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज देम। ओके तो यहां पे सोडियम 281 था, और अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 28 हो गया। देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका एग्जैक्टली अपोजिट, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो 7 है तो वो गेन करेगा। सो हम लिखते हैं क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो बन गया Cl-। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएंगे उतना नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। कहीं आप देखो O2-, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कहीं आप देख रहे हो N3-, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। सो प्लस डोनेशन, माइनस इज गेन। तो यहां पे था 287, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, वो 28 हो गया। देखो उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ही काम होता है। ओके और हमेशा याद रखना जब भी दो आपस में कंबाइन होंगे ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उतने लिए भी जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होते हैं, तो देखो सोडियम ने एक दिया तो क्लोरीन ने एक लिया, सोडियम ने एक दिया तो क्लोरीन ने एक लिया। तो इस तरीके से ये 1:1 रेशियो में चलता है। एक और एग्जांपल समझाता हूं, देखो लेट मी यूज सम डिफरेंट पेन। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला MgCl2 है, थोड़े टाइम में बताता हूं फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, ये मैग्नीशियम के लिए, क्लोरीन का तो आपको पता ही है। सो मैग्नीशियम ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो आपका जो मैग्नीशियम है ये बन जाएगा Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए वो एक क्लोरीन ने रखा, दूसरा दूसरे क्लोरीन ने रखा, इसलिए मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन कंबाइन हुए। इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम में लेता हूं, एल्यूमिनियम 3 डोनेट करेगा तो कितने क्लोरीन मिलके लेंगे, 3 क्लोरीन मिलके लेंगे। तो फॉर्मूला बनता है AlCl3। तो ये कैसे बनाना है वो बताता हूं, बट जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वैलेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे, ये चीजें डिपेंड करती है। अब कुछ कुछ ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी अलग अलग होती है, हम लोग बोलते हैं कि मल्टीपल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसीज बताते हैं। Few examples are given in your book, but the famous example which you will remember for your exam is of iron, Fe। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, दिस इज फॉर द 12th स्टैंडर्ड, 12th में पूरा समझ में आ जाएगा, अभी सिर्फ जो वैलेंसी हो याद रखनी। दिस इज द सिंबल फॉर आयन Fe, फेरस जिसे हम लोग बोलते हैं। इसके 2 हमको दिखते हैं, +2 भी दिखता है
+3 भी देखते हैं। सो आई कैन से +2 के लिए Fe2+ बनेगा, +3 के लिए Fe3+ बनेगा। ओके, सो जब +2 होता है इसे हम लोग फेरस बोलते हैं, और +3 के लिए हम लोग इसे फेरिक बोलते हैं। बस ये एक एग्जाम्पल याद रखो, बिकॉज हम लोग फास्टली रिवाइज कर रहे हैं इसके लिए। इसके अलावा कॉपर भी है, मर्क्यूरी भी, और भी बहुत सारे हैं। मैग्नीज तो बहुत सारे वेरिएबल्स बताता है, बट हाँ एग्जाम में अगर पूछा एक एग्जाम्पल दे दो जो वेरिएबल वैलेंसी बताता है, तो याद रखना Fe। +2 इज फेरस, +3 इज फेरिक। ये आपके एग्जाम के लिए आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। तो देखो आपके बुक में एक टेबल दिया है, ये जो लेसन है, इस लेसन के एंड में आपको एक टेबल दिया हुआ। उस टेबल में कुछ आयंस दिए हुए अलग अलग, +1 वाले कौन से हैं, +2 वाले कौन से हैं, -1 वाले कौन से हैं। सो उन्होंने यूज किया है वहां पे एसिडिक रेडिकल एंड द बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल में सारे पॉजिटिव चार्जेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, और एसिडिक में आपको सारे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। सो अगर आपको बोला गया कि एक फॉर्मूला बना के बताओ, कॉमन सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कैल्शियम सल्फेट की बात हुई, ठीक है, कैसे याद रखना है। कैल्शियम का सिंबल है Cl, और सल्फेट ग्रुप होता है SO4। आप +2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट गड़बड़ हो जाती है वहां। आप सिर्फ नंबर याद रखो, दिस इज 2। उसी तरह से सल्फेट पे देखो कितना है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, सल्फेट पे भी आपको 2 ही दिखेगा, बट वो माइनस रहेगा। सो इट इज 2 अगेन। सो जब दोनों नंबर सेम आते हैं, हम लोग उसको लोएस्ट फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, इट विल बिकम 1 1। सो यू हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। सो फॉर्मूला इज CaSO4। दोनों सेम थे इसलिए कट हुए, नहीं होते तो नहीं होता। देखो एक और एग्जांपल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al, ऑक्साइड इज O। एल्यूमिनियम में +3 होता है, तो नीचे मैंने 3 लिख दिया उसके। ऑक्सीजन पे -2 होगा, तो 2 हो गया इधर। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये तो कट नहीं हो रहा है ना। सो एल्यूमिनियम को 2 मिल गया, मतलब Al2, ऑक्सीजन को 3 मिल गया, O3। फॉर्मूला बिकम Al2O3। तो सर ये तो आप बहुत इजी कर रहे हो सर, हमारे साथ तो नहीं होता है। देखो ये जो सिंबल है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये तो आप रिकॉल कर लेते हो। सो कुछ कॉमन से मैं आपको बता देता हूं, सो दैट आप भी खुद रिकॉल करने की कोशिश करो, जो जनरली एग्जाम में हमें कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ऑक्साइड अगर है, मतलब ऑक्सीजन है, O2- होता है। हाइड्रोक्साइड अगर पूछा, तो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH, उसमें माइनस होता है। ये मैं चार्ज इसके लिए बता रहा हूं, हाँ वही बता रहा हूं, सुनो ने, दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। आपके बुक में जो 2 अलग अलग टेबल दिए हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, उनके नीचे बस वो नंबर लिखना है, देन यू हैव टू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंपली, बस। सो वही कुछ कॉमन से नेगेटिव आपको बता रहा हूं, पॉजिटिव तो आपको इजीली याद हो जाता है। इसके बाद सल्फेट होता है, सल्फेट इज SO4 2-। ये चार्ज इसके लिए बता रहा हूं ताकि नंबर आप नीचे बराबर से लिखो। इसके बाद आता है कार्बोनेट, कार्बोनेट होता है CO3 2-। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ये नंबर्स को आसानी से याद रखते हैं। ओके, सो नेटवर्क आई गेस पूरा डाउन हो रहा है, बाकी का जो कुछ भी है दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। प्रैक्टिस कर लो अब इस चीज की, कोई भी अगर डाउट हो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बाय एवरीवन, बाय बाय।